नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी का परिवार भी ठीक होगा और हमारा पूरा जो कास क्लासेज का परिवार है वो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ द्वीप और द्वीप समूह हैं, आइलैंड और आइलैंड ग्रुप हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्वीप किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं, द्वीप समूह किसे कहते हैं। ये सभी चीजें आपको एक्चुअल में पता भी है, लेकिन आज जो चीज आपने पता है हम उससे बेहतरीन बताने का प्रयास करेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आज आप इस वीडियो में पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपको भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूहों के बारे में बताएं। लेकिन भारत के जो द्वीप और द्वीप समूह हैं, आइलैंड और आइलैंड ग्रुप है, उनको दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें नाम आता है अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह और जिसमें नाम आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह। तो दोस्तों, पहले तो आज की इस वीडियो की आप हेडिंग डाल लीजिए। आज की इस वीडियो की जो हेडिंग डालनी है आपने वो है भारत के द्वीप और द्वीप समूह। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो द्वीप है, जो आइलैंड है, वो किसे कहते हैं। धरातल का वह क्षेत्र, धरातल का, भूमि का वह पार्ट जिसके चारों तरफ पानी लगता हो, धरातल का वह हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगता हो, किस नाम से जाना जाता है? द्वीप के नाम से। जैसे कि मान लो कि ये धरातल का कोई पार्ट है, इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है भाई? पानी लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये वाला ये क्या बन गया? द्वीप बन गया। धरातल का वह हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगा हुआ हो, द्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखना, एक पॉइंट क्लियर है। अब किसी स्थान के ऊपर एक ही द्वीप है तो वो तो ओनली आइलैंड है, वो तो ओनली द्वीप है। लेकिन एक ही स्थान के ऊपर बिल्कुल पास 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 में काफी मात्रा में द्वीप हैं तो वो एक द्वीप समूह बन जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक आप अवश्य देखें। ये वीडियो आपको बड़े से बड़े एग्जाम तक लेकर जाएगी। बड़े से बड़े एग्जाम में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे यहीं पर क्लियर करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आज का इस वीडियो में बताएंगे वो भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह के बारे में बताएंगे। लेकिन भारत का जो द्वीप और द्वीप समूह है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें नाम आता है अरब सागर, अरेबियन सी के आइलैंड, अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह, और दूसरा जिसमें नाम आता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह। भारत के द्वीप और द्वीप समूहों को दो भागों के अंदर टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें नाम आता है अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूहों के बारे में जानेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क, जिसके ऊपर अधिकार जताता है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसके ऊपर अधिकार डेनमार्क जताता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और याद रखिएगा, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इसके अंदर टोटल आइलैंड लगभग कितने हैं? तो आप बताएंगे 13,000 इंडोनेशिया के अंदर द्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह दोस्तों याद रखिएगा इंडोनेशिया, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर अधिकार डेनमार्क जताता है। डेनमार्क यूरोप कंटिनेंट के अंदर, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूहों के बारे में जानेंगे। अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, लेकिन ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये बड़े से बड़े एग्जाम में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो देखें,
एक बार हम छोटा सा मैप बना लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार छोटा सा मैप बना लेते हैं ना इंडिया का, उसके बाद में अच्छे तरीके से अपन समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि अपने पास में ऐसा एक भारत है, मान लेते हैं भाई ऐसा अपने पास में एक इंडिया है, और ये हमारे पास में एक इंडिया का मैप है, और इसी इंडिया का एक हिस्सा यहां पर पड़ता है जिसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह पढ़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूहों के बारे में, आइलैंड और आइलैंड ग्रुप के बारे में जान रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी के अंदर भी सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं किसका, तो आप बताएंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये जान ले कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है या अंडमान निकोबार जो शब्द है ये कौन सी भाषा के शब्द है। इसके बाद में हम ये जान ले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा कब बना, कैसे जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत को सौंपा था, सुभाष चंद्र बोस के सुपुर्द किया था, सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। तो सबसे पहले तो हम ये चीजें जान लेंगे, फिर उसके बाद में जो भी पॉइंट बनेगा उसके बारे में जान लेंगे। तो देखें भाई, अंडमान जो निकोबार जो है, अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द, अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हादुमन से बना है, और हादुमन हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है। हादुमन है ये हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है, ये याद रखना आपने, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अंडमान मलय भाषा के शब्द हादुमन से बना है, हादुमन हिंदू देवता हनुमान का परावर्तित रूप है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो अंडमान है ये मलय भाषा का शब्द है। ऐसे ही निकोबार है, ये निकोबार भी मलय भाषा का शब्द है, और निकोबार जिसका अर्थ होता है अर्धनग्न लोगों की भूमि। तो ये याद रखना है, अंडमान और निकोबार दोनों ही मलय भाषा के शब्द है दोस्तों। अंडमान जो मलय भाषा का शब्द है जो हादुमन से बना है, हादुमन जो हिंदू देवता हनुमान का परावर्तित रूप है। निकोबार भी मलय भाषा का शब्द है, और ये जो निकोबार है ये याद रखिएगा जिसका अर्थ होता है अर्धनग्न लोगों की भूमि, जिसका अर्थ होता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, एक बार हम समझ लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे भारत के अधीन आया था, कैसे भारत ने इसके ऊपर अपना कब्जा जताना स्टार्ट किया था। एक टाइम ऐसा था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये पहले भी भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह था, और आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 572 द्वीप मिलते हैं। कितने द्वीप मिलते हैं भैया? 572 द्वीप। एक टाइम ऐसा था कि 8वीं सदी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक, 8वीं सदी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर चोल वंश का एक छत्र राज हुआ करता था। 8वीं सदी से 12वीं शताब्दी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर चोल वंश का एक छत्र राज हुआ करता था। वक्त बदला, और जैसे ही वक्त बदला पुर्तगाली कंपनियों का भारत में आगमन होने लगा, और जैसे ही 16वीं शताब्दी के अंदर पुर्तगाली कंपनियों का भारत के अंदर आगमन हुआ तो उनकी नज़र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी पड़ी। तो पुर्तगालियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काकस द्वीप के नाम से जाना था। पुर्तगालियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से जाना था भैया? तो आप बताएंगे काकस आइलैंड के नाम से, काकस द्वीप के नाम से जाना था। लेकिन ये तो है 16वीं शताब्दी की बातें। लेकिन हम बात करें 17वीं शताब्दी की, तो 17वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था मराठाओं का। तो मराठाओं ने 17वीं शताब्दी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कब्जा कर लिया, और जैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर मराठाओं ने कब्जा किया तो मराठा जो नेवी हुआ करती थी उसके जो एडमिरल थे उसका नाम था कन्होजी। कन्होजी, आपने एक तानाजी मूवी देखी होगी, तानाजी मूवी के अंदर भी इस कन्होजी का जिक्र होता है, जो मराठाओं की जो नेवी थी, मराठा नौसेना थी, उसका चीफ हुआ करता था, एडमिरल हुआ करता था कन्होजी, और उसके नेतृत्व में मराठाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर
एक अस्थायी समुद्री बेस बनाया और मराठाओं की जो नेवी हुआ करती थी, नौसेना हुआ करती थी, वो यहां पर उनको युद्ध का प्रशिक्षण वगैरह देने लगे थे। लेकिन हम बात करें विदेशी कंपनियों की, हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज या विदेशी कंपनियां जो भी हैं ये आए तो थे भारत में व्यापार करने के लिए। अंग्रेज आए तो थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में इनका मकसद बिल्कुल बदल गया था। ये पूर्ण तरीके से भारत के ऊपर राजपाट करना चाहते थे और एक समय ऐसा भी आया था इन्होंने पूरे भारत को अपने अंडर में ले लिया था, कब्जे में ले लिया था और पूरे भारत के ऊपर इन्होंने राजपाट किया भी था। लेकिन हम बात करें विदेशी कंपनियों की, विदेशी कंपनियों में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कौन से लोग पहुंचे थे? तो आप बताएंगे डेनिस डच पहुंचे थे। विदेशी कंपनियों में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कौन से लोग पहुंचे थे? तो दोस्तों आप बता देना, डेनिस लोग पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1755 में पहुंचे थे। 1755 में जैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर डेनिस लोग पहुंचते हैं, 1756 में वो यहां पर अपनी कॉलोनी विकसित कर लेते हैं। 1756 के अंदर यहां पर एक अपना कॉलोनी विकसित कर लेते हैं और उस कॉलोनी को किस नाम से जाना गया था? तो आप बताएंगे न्यू डेनमार्क के नाम से। उस कॉलोनी को दोस्तों किस नाम से जाना गया था? तो आप बताएंगे न्यू डेनमार्क के नाम से। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। विदेशी कंपनियों में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कौन पहुंचा था? तो आप बताएंगे डेनिस। कब पहुंचे थे? 1755 में। लेकिन 1755 में इन्होंने अपनी दस्तक दे दी थी। कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। और 1755 के अगले ही साल 1756 में डेनिसों ने, डचों ने अपनी यहां पर एक कंपनी विकसित कर दी, कॉलोनी विकसित कर दी और उस कॉलोनी को इन्होंने नाम दिया न्यू डेनमार्क, इन्होंने नाम दिया। अब जैसे ही डेनिस लोग पहुंचे उसके कुछ समय के बाद में 1789 के अंदर यहां पर पहुंच गए अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर अपनी कॉलोनी विकसित कर ली। कुछ हिस्सा डचों से छीनकर अंग्रेजों ने भी अपना विकसित कर लिया। और एक टाइम ऐसा आया 1868 के अंदर, 1868 के अंदर, 1868 के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि 1868 के अंदर अंग्रेजों ने यहां से डचों को, डेनिस थे, डच थे, उनको भगा दिया था। डेनिसों की जो कॉलोनी वगैरह हुआ करती थी 1868 के अंदर, वो कॉलोनी अंग्रेजों ने खरीद ली थी। कहने का मतलब 1868 के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो गया था। किसका? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। लेकिन अब क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये आता है, हमारे सामने भी एक बड़ी चुनौती है, आपके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत ने अपने अंडर में कैसे लिया था? सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से अंडमान निकोबार हमारे पास में आया था। तो एक बार हम देख लें, एक बार कैसे, मतलब किस प्रकार से कार्य क्या हुआ था। आप सभी को मालूम है कि 1939 में 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार चला था और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ जापान लड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ जापान लड़ रहा था और उसी जापान के प्रयासों से सुभाष चंद्र बोस ने, उसी जापान की सहायता से, प्रयासों से सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की नींव 1942 के अंदर रखी थी। 1942 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी जाती है। याद रखें किसके द्वारा रखी जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिसमें जापान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जापान की सेना प्लस इंडियन नेशनल आर्मी, जो उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था उस समय, लेकिन द्वितीय वर्ल्ड वार भी चल रहा था। तो द्वितीय वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, और जापानी सेना। अब वो जापानी सेना और इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, वो ब्रिटेन के साथ में युद्ध करते करते इस क्षेत्र को जीतते हुए और पहुंच जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। लेकिन जैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जापानी सेना प्लस इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस की सेना पहुंचती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर, तो यहां पर ऑलरेडी तैनात होते हैं अंग्रेजी सैनिक या अंग्रेज सैनिक, और इनके बीच में युद्ध होता है और युद्ध में अंग्रेजी सेना हार जाती है। अब युद्ध में जैसे ही अंग्रेजी सेना हारती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अंग्रेजी सेना इसको छोड़कर भाग जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कब्जा हो गया इंडियन नेशनल आर्मी और जापानी सेना का। कहने का मतलब 1942 में अंडमान निकोबार
द्वीप समूह पूर्ण तरीके से जापान के कब्जे में चला गया था द्वितीय वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब जैसे ही 1942 में द्वितीय वर्ल्ड वॉर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापान के कब्जे में गया, तो जापान उस समय सुभाष चंद्र बोस का, जापान के जो प्रधानमंत्री थे हिदेकी तेजो जापान के प्रधानमंत्री थे, वो सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे। तो सुभाष चंद्र बोस के पास में पैगाम भिजवाया, जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे हिदेकी तेजो ने सुभाष चंद्र बोस के पास में पैगाम भिजवाया कि हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया है और आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर आ जाओ, ये द्वीप समूह हम आपको सुपुर्द कर देंगे, ये द्वीप समूह हम आपको दे देंगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जाता है और घटना है नवंबर 1943 की। नवंबर 1943 के अंदर जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तेजो ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस से सौंप दिया। और ये सुभाष चंद्र बोस जिसने यहां पर झंडा फहराया था दिसंबर 1943 में, स्वतंत्र भारत का वो अहम हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर झंडा फहराया था सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 23 दिसंबर 1943 के अंदर, और तब से लेकर आज तक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से देश का हिस्सा है, तो आप बताएंगे भारत का। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जाते हैं, तो उन्होंने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर तो शहीद द्वीप और याद रखिएगा निकोबार द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा था। 1943 के अंदर जब सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जाते हैं, झंडा फहराते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किसका नाम रखा था? निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। तो ये पॉइंट हमने आपसे इसलिए बताए हैं ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार से हिस्सा बना था। अब हम अंडमान निकोबार से जो भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के व्यू के हिसाब से, अब हम उनको करेंगे, एक बेहतरीन तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अरे मजा आएगा। और मजा यहाँ पर कोई डांस वगैरह का प्रोग्राम नहीं चला हुआ जो हम आपको यहाँ पर मजा दिलाएं। अरे पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करो। सबसे बोरिंग चीज़ है पढ़ाई, लेकिन हम आपको बोर नहीं होने देंगे, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। और आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती किसी के कहने पर पढ़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए जो बहुत कुछ सीखने की, और हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर बहुत कुछ ही। वरना नॉर्मल होता तो अब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुलटा देते, खत्म कर देते। लेकिन हमने ये सोचा कि आपको भी पता लगना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे कैसे भारत का हिस्सा बना था, कौन से द्वीपों के नाम बदले गए थे। तो अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम जहर तरीके से समझ में आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बारे में अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उठने वाले जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी स्थापना पूछे कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956 के अंदर। 1 नवंबर 1956 के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और इस द्वीप समूह के अंदर लगभग 572 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह के अंदर लगभग 572 द्वीप है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है। याद रखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, लगभग 572 द्वीप है, जो 1 नवंबर 1956 के अंदर बना था। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी आएगी। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कलकत्ता के तटीय भाग से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
ये हमने बस सिर्फ पास दिखाया, वरना है दूर। कलकत्ता का जो तटीय भाग है इससे लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब सबसे बड़ी चुनौती, सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ है भैया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण तृतीयक पर्वत अराकान योमा के कारण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो निर्माण हुआ है वो तृतीयक पर्वत अराकान योमा के कारण हुआ है। आप सबसे आसान और सबसे बेहद और सबसे लाजवाब क्वेश्चन देखो, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला तो हिमालय का हिस्सा है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला तो हिमालय का हिस्सा है, और अराकान योमा पर्वत श्रृंखला वो पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर फैली है। अरे हिमालय, यहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है, उस हिमालय के अंदर दो मोड़ हैं। एक मोड़ तो पड़ता है पाकिस्तान में जिसे सुलेमान के नाम से जानते हैं, और एक मोड़ पड़ता है भारत और म्यांमार की सीमा पर, उसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं। और उसी अराकान योमा के नीचे की तरफ फैलने के कारण ही एक बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह ऊपर उठ गया, जिससे किस नाम से जाना गया, तो आप बताएंगे किस नाम से जाना गया उसे, तो आप बता देना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन के द्वारा भी पूछा गया सवाल है ये भैया। और यदि आप वहां पर बैठे होते तो आज करोड़ों के मालिक होते आप। कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है ना, सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये किसका हिस्सा है, तो हिमालय का। और हिमालय की कौन सी पर्वत का, अराकान योमा का। और अराकान योमा जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का कार्य करती है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन ये जो है अराकान योमा पर्वत का हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्ण तरीके से ज्वालामुखियों से अधीन है। मतलब इसके ऊपर ये ज्वालामुखी द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर ज्वालामुखियों का भी विस्फोट मिलता है, वो भी हम आगे चलकर बताएंगे। पहले उससे पहले कुछ पॉइंट है वो आपको समझ लेने चाहिए। तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। हिमालय का ही हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ है। लेकिन ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी द्वीप है ना, ये ज्वालामुखी से प्रभावित है, ये ज्वालामुखी से प्रभावित है। और एशिया महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एशिया महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन, एशिया महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन, वो बैरन ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही पड़ता है। और इसके अलावा नारकंडम भी है, नारकोंडम भी है ज्वालामुखी, ये भी एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। इसके अलावा बेसलैंड भी ये सक्रिय ज्वालामुखी, ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एक्टिव वोल्केनो, ये किसके ऊपर मिलते हैं, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर मिलते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब अच्छे अच्छे जो पॉइंट आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, उसके बारे में हम समझेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला नाम आता है अंडमान, उसके बाद में नाम आता है लघु अंडमान, और उसके बाद में नाम आता है थर्ड जिसमें नाम आता है निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है, अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे नॉर्थ में स्थित आइलैंड है, उसका नाम है लैंडफॉल। उसका नाम क्या है भैया, लैंडफॉल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सबसे दक्षिणतम द्वीप जिसका नाम क्या है, तो आप बता देना ग्रेट निकोबार जिसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार है। तो आपको यह भी पता चल गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। दोनों पॉइंट पता चल गए। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो कहां स्थित है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 भागों में बांटा गया है, अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार।
अंडमान का उत्तरी हिस्सा उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है तो आप बता देना साउथर्न अंडमान के ऊपर, दक्षिणी अंडमान के ऊपर। लेकिन यहां से ही क्वेश्चन एक और उठता है, बहुत ही गजब और शानदार क्वेश्चन उठेगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है वो देखें एक बार। यहां से क्वेश्चन उठेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सर्वोच्च चोटी जिसका नाम क्या है तो आप बता देना सैडल पीक। सैडल पीक, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है, सैडल पीक। लेकिन ये तो दोस्तों क्या होता है कि एग्जामिनर आपको बताता है, एग्जामिनर ये चीज तो आपको बताएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम सैडल पीक है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा कि सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है। दूसरा वो आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर कि सैडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है वो कहां स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है। उत्तरी अंडमान, नॉर्थन अंडमान के ऊपर स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान। और जिसकी ऊंचाई कितनी है तो आप बताएंगे 738 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे माउंट थुलियर। माउंट थुलियर, माउंट थुलियर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार के ऊपर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सर्वोच्च शिखर सैडल पीक जिसकी ऊंचाई 738 मीटर, जो दोस्तों कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान के ऊपर। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सेकंड हाईएस्ट पीक जिसका नाम है माउंट थुलियर, ये कहां स्थित है तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार जिसकी ऊंचाई 642 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये याद रखिएगा। लेकिन याद तो आपने अभी से बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। और दोस्तों जो चीज़ें याद हैं, जो दिल में हैं, वो कुछ चीज़ें निकालनी भी पड़ेगी, नई चीज़ें उनकी जगह ऐड भी करनी पड़ेगी। नहीं, दिल में किसी को बसा रखा है, अरे समझ पा रहे हो ना हम किसकी कह रहे हैं, तो उसको निकाल दो, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलेगी तभी बात बनेगी, वरना देश में बेरोजगारी का हाहाकार मचा हुआ है। और अभी ये ऐसा पीक चल रहा है कि बेरोजगारी तो बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगा नहीं, बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नौकरी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है आज के युवाओं के लिए। तो देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें भाई, सैडल पीक सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है। तो ये कौन सी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है तो आप बता देना सैडल की पहाड़ियों के ऊपर। सैडल की ही पहाड़ी है, उसी का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम सैडल पीक रख दिया। और उसी सैडल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कलपोंग नदी। इस प्रकार से एक नदी बहती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बहने वाली एकमात्र नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बहने वाली एकमात्र नदी है कलपोंग नदी। और ये कलपोंग नदी भैया कहां पर गिरती है तो आप बताएंगे कलपोंग नदी गिरती है अंडमान सागर के अंदर। कलपोंग नदी गिरती है कहां पर दोस्तों तो आप बता देना अंडमान सागर के अंदर कलपोंग नदी गिरती है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक शहर इसके किनारे पड़ता है जिसका नाम है दिगलीपुर। दिगलीपुर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शहर है दिगलीपुर, वो कौन सी नदी के ऊपर है? कलपोंग नदी। और ये कलपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक खाड़ी बनाती है जिसे एरियल की खाड़ी, एरियल की खाड़ी के नाम से जिसे जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से हाई कोर्ट के अधीन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से हाई कोर्ट के अधीन है तो आप बताएंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से हाई कोर्ट के अधीन है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। कलकत्ता हाई कोर्ट जिसकी स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी, 1862 के अंदर की गई थी। याद रखें प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, ये आपने चीजें याद रखनी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन है। कलकत्ता हाई कोर्ट जिसकी स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 के अंदर की गई थी। याद रखना कलकत्ता जो हुगली नदी के ऊपर स्थित है उसी कलकत्ता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नाम आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह
जिसकी मुख्य क्रॉप्स क्या है, जिसकी मुख्य फसल क्या है, तो आप बताएंगे जिसकी मुख्य फसल जिसका नाम है चावल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी जलवायु कैसी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु उष्णार्ध है, उष्णार्ध इसकी जलवायु है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु है वो कैसी है, तो आप बताएंगे उष्णार्ध। उष्णार्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है, और चिड़िया मिलने के कारण ही 242 प्रकार की चिड़िया मिलने के कारण ही इसे चिड़ियों का द्वीप भी कहा जाता है। चिड़ियों के द्वीप के नाम से भी किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चिड़ियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी से अंडमान निकोबार खत्म नहीं हुआ है, अभी से तो अंडमान निकोबार के सबसे अहम क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप देख रहे होंगे क्या कि अंडमान और लघु अंडमान और निकोबार के मध्य ये जो क्षेत्र खाली पड़ा है, इस खाली क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देना चैनल के नाम से। पानी का वह संकरा मार्ग, पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में दो स्थलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है, वो चैनल के नाम से, पास के नाम से, जलडमरू मध्य के नाम से, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने आपसे बताया था पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ऐसे ही पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में दो स्थलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है, चैनल के नाम से, पास के नाम से, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही अंडमान, ये अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो ये पानी का चैनल है ना, ये चैनल किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे दक्कन पास के नाम से, दक्कन पास के नाम से जाना जाता है, दक्कन पास के नाम से जाना जाता है। और लघु अंडमान और निकोबार के मध्य, लघु अंडमान और निकोबार या कार निकोबार के मध्य, लघु अंडमान या निकोबार या कार निकोबार के मध्य जो पानी का चैनल है ना, ये किस नाम से जाना जाता है, 10 डिग्री चैनल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट बहुत अच्छे हैं, याद भी रखिएगा। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर एक द्वीप जिसका नाम रोस आइलैंड था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर एक द्वीप जिसका नाम रोस आइलैंड, उस रोस आइलैंड द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। और भी देखें एक बार, देख लें एक बार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर दोस्तों एक द्वीप था जिसका नाम क्या था, रोस आइलैंड। भाई रोस द्वीप या आइलैंड मतलब द्वीप, रोस आइलैंड जिसका नाम क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके बाद में दोस्तों एक नील आइलैंड था, नील आइलैंड मतलब नील द्वीप जिसका नाम क्या कर दिया गया, तो आप बताएंगे शहीद द्वीप, शहीद आइलैंड कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों एक और द्वीप था जिसका नाम था हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप जिसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप, ये करंट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बदले गए द्वीपों के नाम क्या है, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, हैवलॉक द्वीप किसका नाम हो गया, स्वराज द्वीप का, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या हो गया, शहीद द्वीप, और रोस आइलैंड का नाम क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर अब हम जिक्र करेंगे जो बंगाल की खाड़ी के अंदर और द्वीप जो है, सिर्फ द्वीप, ये तो द्वीप समूह पढ़ा है, अब हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ेंगे। ये तो हमने द्वीप समूह आइलैंड ग्रुप पढ़ा है, अब हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ेंगे। आप वीडियो को साथ के साथ में दोस्तों शेयर करते रहना, वीडियो बहुत अच्छा है, एक भी पर्सन हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी पर्सन, कुछ पर्सन साथ के साथ में नोट्स बनाते रहे बेहतरीन तरीके के, आपसे ही हमें ऊर्जा मिलती है। आप यदि पढ़ेंगे तो देश पढ़ेगा। देखना यहाँ पर हमारे पास में बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। और गंगा सागर द्वीप कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो आप बताएंगे हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और ये हुगली नदी के मुहाने पर पड़ता है।
उसी के ऊपर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप है, न्यू मूर आइलैंड। ये भी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के अंदर पड़ता है, लेकिन ये गंगा नदी के क्षेत्र में पड़ता है, गंगा नदी के मुहाने पर। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, गंगा नदी के क्षेत्र में पड़ता है। और ये न्यू मूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण था, तो इस न्यू मूर द्वीप को भारत सरकार ने सौंप दिया, किसको? बांग्लादेश को। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, ये जो न्यू मूर द्वीप है आज पूर्ण तरीके से पानी के अंदर डूब चुका है, ये भी आपने याद रखना। उसके बाद में नाम आता है, यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। जिसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप जिसे वर्तमान में कलाम आइलैंड के नाम से, कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। व्हीलर द्वीप जिसे कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है तो आप बताएंगे उड़ीसा के पास में पड़ता है। और यहाँ से मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह भी छोड़ा जाता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप, उड़ीसा। याद रखना आपने। और ये कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप कौन कौन सी नदी क्षेत्र में पड़ता है तो आप बताएंगे ये कलाम या व्हीलर द्वीप जो ब्राह्मणी और महानदी क्षेत्र में पड़ता है, ब्राह्मणी या महानदी क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में दोस्तों नाम आता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे पुलिकट झील, पुलिकट झील के अंदर स्थित है। लेकिन पुलिकट झील जिसका कुछ परसेंट हिस्सा तो इस प्रकार से पुलिकट झील है, इस प्रकार से पुलिकट झील जिसका कुछ परसेंट हिस्सा आंध्र प्रदेश में, कुछ परसेंट हिस्सा तमिलनाडु के अंदर स्थित है। पुलिकट झील का अधिकतर हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और लगभग 16% हिस्सा है वो तमिलनाडु के अंदर है। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये पुलिकट झील के ऊपरी हिस्से के अंदर पड़ता है। कहने का मतलब ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील। और ये श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बे ऑफ बंगाल, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन सा द्वीप तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। तो याद रखना है श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। प्यारे दोस्तों ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है, यहां पर एक द्वीप पड़ता है यहां पर जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जिसका दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे रामेश्वरम द्वीप। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है। भारत और श्रीलंका के मध्य इनमें से कौन सा द्वीप पड़ता है तो आप बता देना दोस्तों, पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह आपको समझ में आए होंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करें। आप अपने दोस्तों से बताएं कि कास्ट क्लासेस के ऊपर हाँ बिल्कुल फ्री में और इतनी बेहतरीन तरीके से इतने बड़े एग्जाम्स की नॉलेज मिलती है। तो आप अपने दोस्तों से बोले कास्ट क्लासेस के ऊपर आए, हमारे साथ में जुड़ें और एक बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी पढ़ें। तो प्यारे साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना। और हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।